विनय जी से भी बात हो रही थी। विनय जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वो बता रहे थे कि किस तरीके से वहाँ पर मुस्लिम आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो किस तरीके से जिहादियों को सपोर्ट करते हैं और किस तरीके से डेमोग्राफी चेंज करने की प्लानिंग का वो एक हिस्सा बन करके वहाँ पर काम कर रहे हैं। विनय जी, जरा अपना अनुभव बताएं इस मुद्दे पर, जिस तरीके से डेमोग्राफी चेंज हो रही है और नेपाल के कुछ गाँवों को, हिंदू गाँवों को खासतौर पर जिस तरीके से स्वास्तिक के चिन्ह को, शुभ लाभ के चिन्ह को मिटा करके 786 लिख दिया गया है, क्या है पूरा मसला? विनय जी की आवाज आ रही है आपको? आप उनको हाँ जी जवाब दें। ठीक है उस्मानी जी, सुन लीजिए विनय जी को जी। नेपाल में विगत कई सालों से इस्लामिक गतिविधि जिस तरह से बढ़ रहे हैं और नेपाल के मुस्लिमों को जो कट्टरवाद के तरफ प्रशिक्षण वगैरह विदेशों से मौलानों को ला करके कट्टरवाद के तरफ, जिहाद के तरफ ढकेलने का जो काम शुरू हुआ है, इससे नेपाल के राष्ट्रीयता, नेपाल की संस्कृति और नेपाल की जो शांति सुरक्षा है उसमें आने वाले समय में बहुत बड़ा चुनौती ये होने वाला है। और ये सिर्फ नेपाल का चुनौती नहीं है, नेपाल और भारत, क्योंकि दोनों का सीमा जुड़ा हुआ है, दोनों देश में एक दूसरे का असर का, एक दूसरे के प्रभाव पड़ता है। इसलिए ये दोनों देशों की चिंता का विषय है, क्योंकि नेपाल में अगर अशांति मचती है, नेपाल में जिहादियों से आतंक मचता है, तो इससे अछूता भारत भी नहीं रहेगा, भारत का सीमा भी नहीं रहेगा। इसीलिए नेपाल में जो जिहादी गतिविधि बढ़ रहे हैं, विदेशों से मौलाने आकर के यहाँ के मस्जिदों में, यहाँ के मदरसों में जो प्रशिक्षण दे रहे हैं कट्टरवाद का, उसके कारण से नेपाल के जो सीधे साधे मुस्लिम हमारे भाई थे वह भी आज कट्टरवाद और जिहाद की बात कर रहे हैं, सर तन से जुदा का बाद नारा लगा रहे हैं। यह एक बिल्कुल ये एक नया डेवलपमेंट है। पहले नेपाल में इस तरीके की बात नहीं आई। एक चीज और मैं पूछूंगा जी, एक चीज और मैं 2011 की अगर जनगणना की बात करें तो वहां पर केवल 4.8% जो है मुस्लिम आबादी थी और जो हिंदू आबादी है करीब 80% के आसपास थी। अभी 2021 में जो जनगणना हुई है उसकी रिपोर्ट हालांकि अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई है। क्या आपको लगता है कि मुस्लिम आबादी कितनी होनी चाहिए? अभी 11 साल हो गए, 10 साल के बाद जनगणना होती है, 10 साल के बाद जो है उसकी रिपोर्ट की कोई जानकारी है आपके पास? आधिकारिक तौर पर मुसलमानों की संख्या क्या है नेपाल में? नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे विश्व के एकमात्र हिंदू राष्ट्र रहे नेपाल को इस्लामिक स्टेट बनाने की साजिश पर। नेपाल को इस्लामिक स्टेट बनाने की योजना पर बहुत ही तेजी से और योजनाबद्ध तरीके से काम किया जा रहा है, जिसका नतीजा भारत और नेपाल की सीमा से सटे क्षेत्र में अब देखने में सामने आने लगा है। नेपाल के दांग, कपिलवस्तु, लिंगरू, गांचरू जैसे दर्जनों ऐसे गांव हैं जहां की डेमोग्राफी ISI ने योजनाबद्ध तरीके से बदल दी है। पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार के रोहिंग्याओं को इन क्षेत्रों में बसाकर हिंदुओं को यहां से पलायन करने पर मजबूर कर दिया गया है। हिंदुओं के पवित्र प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक को भी इन इलाकों में हिंदुओं के घर से मिटाकर वहां पर इस्लामिक अंक 786 लिख दिया गया है। जहां दरवाजे पर शुभ और लाभ लिखे हैं वहां भी 786 लिख दिया गया है। यहां के मुसलमानों ने अपनी आबादी इतनी बढ़ा ली है कि इन गांवों का प्रधान भी पिछले 10 वर्षों से मुसलमान ही चुना जा रहा है। भारत की सीमा से सटे नेपाल में हो रहे इस परिवर्तन का असर भारत में भी हो रहा है। SSB ने अपनी रिपोर्ट में यूपी से सटे नेपाल की सीमा पर मस्जिद और मदरसों की बढ़ती संख्या के प्रति सरकार को आगाह किया है। जनसंख्या वृद्धि पर गृह मंत्रालय की रिपोर्ट में भी यह बात बताई गई है कि सीमावर्ती इलाके में मुस्लिमों की आबादी बहुत ही तेजी से बढ़ रही है और यह करीब 36% के हिसाब से बढ़ती जा रही है। नेपाल इस्लाम के निशाने पर है। योजनाबद्ध तरीके से नेपाल को पहले वामपंथी माओवादियों के जरिए धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाया गया और अब उसे इस्लामिक स्टेट बनाने की तैयारी चल रही है। ठीक वैसी ही तैयारी धर्मनिरपेक्ष भारत के खिलाफ भी हो रही है। आज अपने पैनलिस्ट के साथ हम चर्चा करेंगे कि नेपाल के इस्लामीकरण का भारत पर पड़ने वाला क्या प्रभाव है, कैसे बढ़ रही है नेपाल में मुस्लिमों की संख्या, भारत नेपाल सीमा पर बढ़ती मुस्लिमों की आबादी, सीमा पर बढ़ते मस्जिदों और मदरसों के पीछे कौन है, ये इन सारी चीज़ों पे करेंगे चर्चा। और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे आपका परिचय कराएंगे। लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद मेहमानों से आपका परिचय और चर्चा की शुरुआत। विश्व के एकमात्र हिंदू राष्ट्र नेपाल को पहले साजिशन धर्मनिरपेक्ष बनाया गया।
और अब इसके इस्लामीकरण की तैयारी शुरू हो गई है। भारत की सीमा से सटे दर्जनों गांव और बस्तियों को पूरी तरीके से इस्लामीकरण किया जा चुका है। यहाँ के प्रधान मुस्लिम हैं। सरकारी योजना का लाभ पाने वाले 80% लोग मुस्लिम हैं। यहाँ की आबादी भी 80% मुस्लिम ही है। यहाँ के हिंदुओं के घरों के बाहर लगे स्वास्तिक के चिन्ह को मिटाकर 786 लिख दिया गया। शुभ लाभ लिखे घरों से हिंदुओं को घर छोड़ने पर मजबूर किया गया। एक घर ऐसा भी था जिस पर स्वास्तिक का चिन्ह बना था, शुभ लाभ लिखा था, लेकिन उसी घर पर अरबी भाषा में कुछ लाइनें दीवार को कुरेद कर लिख दी गई। आप समझ सकते हैं कि नेपाल में किस तरीके से मुस्लिम अपनी आबादी बढ़ाकर वहां की डेमोग्राफी को चेंज कर रहा है और हिंदू बहुल नेपाल को पाकिस्तान बना रहा है। भारत से सटी नेपाल के कृष्णनगर, दांग, कोइलाबास, जुलंगी, राम जानकी कॉलोनी, कपिल वस्तु, जयपुरवा, लक्ष्मीनगर, भिलमी, बरगदे, कुदर बेटवा, जावाभारी जैसे कई इलाकों पर मुस्लिम समुदायों ने कुछ इस तरह कब्जा कर लिया कि दूर दूर तक हिंदुओं की कोई निशानी दिखाई नहीं देती। सुदर्शन इसलिए इसकी चर्चा कर रहा है क्योंकि हिंदुस्तान में भी कई इलाके ऐसे हैं जहां पहले मुस्लिम अल्पसंख्यक हुआ करते थे और आज मुस्लिम बहुसंख्यक हो चुके हैं। कहीं नेपाल की तरह हिंदुस्तान भी हरे रंग में न रंग जाए, स्वास्तिक और शुभ लाभ के घर वीरान न पड़ जाए। न्यूज़ डेस्क, सुदर्शन। तो विश्व के एकमात्र हिंदू राष्ट्र नेपाल को पहले धर्मनिरपेक्ष बनाया गया, फिर धर्मनिरपेक्ष के बाद उसके इस्लामीकरण की तैयारी चल रही है और भारत और नेपाल से सटे सीमा के जितने भी गांव हैं वहां पर मुस्लिम आबादी इतनी तेजी से बढ़ रही है कि वहां की डेमोग्राफी चेंज हो गई है। और कुछ इलाकों में जिन गाँवों के नाम हमने बताए, यहाँ पर उन गाँवों में करीब करीब 10 साल से वहाँ के प्रधान जो हैं मुस्लिम ही चुने जा रहे हैं और वहाँ से जो भारतीय वहाँ पर रह रहे थे, जो हिंदू वहाँ पर रह रहे थे, जो कि नेपाली थे, उनको वहाँ से भगा दिया गया या वहाँ से पलायन के लिए मजबूर कर दिया गया, क्योंकि उनके घरों के स्वास्तिक के चिन्ह को मिटा के वहाँ पे 786 लिख दिया गया। जहाँ दरवाजे पर शुभ और लाभ लिखा जाता है वहाँ पर भी 786 लिख दिया गया। इतना ही नहीं, वहाँ पर जो नेपाली हिंदू हैं उनको ये बताया गया कि अगर तुम भारत जा रहे हो तो वहाँ पर तुम्हें नागरिकता नहीं मिलेगी जब तक तुम्हारी जमीन जो है वो नेपाल में रहेगी। तुम्हारे नाम से अगर नेपाल में कोई भी जमीन रजिस्टर्ड है तो तुम्हें भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी। और ऐसा कहकर के बहुत सारे नेपाली हिंदुओं के परिवार के जमीन भी खरीद लिए गए मुसलमानों के द्वारा और पूरा का पूरा गांव जो है अब वहां पर एक तरीके से इस्लामिक स्टेट में तब्दील हो चुका है। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ेंगे, उनसे हम आपका परिचय करा दें। हमारे साथ मेहताब उस्मानी जी हैं जो कि मुस्लिम स्कॉलर के तौर पे हमारे साथ जुड़ेंगे। महेश अग्रवाल, विनय यादव, सुरेश गोयल, पूर्व राजनयिक, सबसे हम बात करेंगे। लेकिन पहले मेहताब उस्मानी हमारे साथ जुड़ गए। मेहताब जी, स्वागत है आपका। और ये जो चर्चा आज शुरू हुई है नेपाल पे हालांकि काफी पहले से 1992 से 1995 के बीच में जो डेवलपमेंट हुए थे नेपाल में, उसके बाद से ऐसा लगने लगा था, ये चर्चा हो रही थी कि वहां पर जो है ISI काफी सक्रिय हो गया है और वहां पर हिंदू राष्ट्र का तमगा जो है 2015 में वो बदल करके धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बना दिया गया। अब नेपाल में साजिश चल रही है जिसका सीधा प्रभाव जो है भारत पर भी पड़ रहा है और जो सीमावर्ती इलाका है भारत का, उत्तर प्रदेश और नेपाल से सटे हुए, वहां पर इसकी चर्चा हम आपसे भी पहले कर चुके हैं। क्या आपको लगता है कि भारत में जो सीमावर्ती इलाकों में जो मस्जिदों की संख्या, मदरसों की संख्या और घुसपैठियों की संख्या बढ़ रही है, इसमें कहीं ना कहीं नेपाल में ISI की सक्रियता भी एक महत्वपूर्ण रीजन है? मेहताब जी, आपकी आवाज। जी जी सर, मैंने इससे पहले नहीं सुना कि नेपाल में ISIS की कोई सक्रियता बढ़ रही। अच्छा, और बात है नेपाल की, तो नेपाल खुद सुलटेगा इस प्रॉब्लम को। इंडिया का तो कोई मतलब ही नहीं इंटरफेयर करने का। भाई देखिए किस कंट्री में क्या हो रहा है, हमें क्या मतलब, हमें तो इंडिया से मतलब है ना। इंडिया में कोई नहीं घुसना चाहिए बाहर का घुसपैठिया, ये ध्यान रखना है हमें। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए चूंकि आप मुसलमान हैं तो आपके लिए कहना ठीक सही लग रहा है। अब चूंकि ये हिंदुओं की समस्या आप मान रहे हैं ना, आप उसको भारत की समस्या नहीं मान रहे। आप यहाँ कहते तो हैं जो हिंदू मुस्लिम भाई हैं और गंगा जमनी तहजीब है यहाँ, लेकिन जब समस्या आई हिंदुओं की नेपाल में तो आप कह रहे हैं कि भाई हमारी कोई समस्या नहीं है। पूरी बात कर दूं।
आज आपको भी पता है कि नेपाल जब से हिंदू राष्ट्र बना है भूखमरी की कगार पे है। नहीं उसको भी पता चल गया कि हिंदू राष्ट्र बन के नहीं, आपको भूखमरी जानकारी नहीं है। हिंदू राष्ट्र पहले था, 2015 में धर्मनिरपेक्ष कर दिया गया माओवादियों के द्वारा। अरे सुनिए, तो उनको भी लगा कि भाई हिंदू राष्ट्र बना के भी भूखमरी पैदा करनी है। नहीं, हिंदू राष्ट्र जब तक था तब तक नेपाल बहुत संपन्न था। धर्मनिरपेक्ष करना पड़ा उनको मजबूरी में, इसलिए तो धर्मनिरपेक्ष करना पड़ा मजबूरी में। उनको पता हिंदू राष्ट्र बना के खाली भूखमरी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा देश को, बर्बादी की कगार पे आ जाओगे। और नेपाल की हालत अब तक नहीं सुधरी, आपको ही पता है इस बात का। कितनी मदद करने के बावजूद भी नेपाल आज वहीं का वहीं है। क्यों है? क्यों नहीं तरक्की कर पा रहे हैं? क्योंकि वहाँ आईएसआई की सक्रियता है, क्योंकि वहाँ पर जिहादी की सक्रियता है, क्योंकि वहाँ पर नहीं, सिस्टम पे लोगों के दिमाग में जो धर्म की विचारधारा घुसा दी है ना, वो विचारधारा ही रह गई बस, और कुछ नहीं बचा उनके पास। वही हिंदुस्तान में करने की कोशिश हो रही। तो ये धर्म की विचारधारा आदमी को तोड़ के रख देती है, कारोबार से, व्यापार, हर चीज से तोड़ के रख देती है और कुछ नहीं कर पाता, सिर्फ उसी में घूम के रह जाता है। मतलब आप ये कह रहे हैं जो इस मुसलमान है यहाँ पे, जो इतने कट्टर हैं, जो इस्लाम के प्रति या धर्म के प्रति इतने कट्टर हैं, वो गलत चीज है, आप ये कह रहे हैं? कट्टरवाद, मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, कट्टरवाद गलत है। जिसके दिमाग में कट्टरवाद घुस गया वो तरक्की कर ही नहीं पाएगा कभी भी। तो 5 टाइम नमाज पढ़ना कट्टरता नहीं है क्या? कहीं भी रहे, स्कूल रहे, कॉलेज रहे, सड़क रहे, ट्रेन रहे, एरोप्लेन रहे, हम सभी जगह 5 टाइम पढ़ेंगे, ये कट्टरता नहीं है तो क्या है? एक बात बताइए, भगवान का नाम लेना कौन सा कट्टरवाद है? या तो आप कहिए कि भगवान का नाम, अरे आप नाम लो ना, नाम लेने के लिए आप जो जाम लगा देते हो, ये गलत है ना। हटा दिया ना सर, वो आपकी समस्या दूर कर दी। सड़कों पे कहीं पूरे हिंदुस्तान में नमाज नहीं पढ़ी जाती है, आप लोगों की समस्या थी, हमने दूर कर दी। चलिए, लेकिन बात अभी नेपाल की हो रही है, लग रहा है कि नेपाल के बारे में शायद नेपाल के बारे में बोल रहा हूँ। नेपाल के दिमाग में जो वो बात घुस चुकी है ना, तो उसकी हिंदू राष्ट्र की, और वो जो हिंदुत्व घुस चुका है ना इसके दिमाग में, बस वही बचा है। बाकी सब नेपाल खाली है, कुछ नहीं बचा नेपाल में, भूखमरी की कगार पे। मेहताब जी, लगता है जो शायद आपको मामले की जानकारी नहीं है, या नेपाल के इतिहास के बारे में शायद आप जानते नहीं, तभी आप ऐसा कह रहे हैं। पता है नेपाल का इतिहास क्या देखो उसका। जिनको अपना इतिहास नहीं पता नेपालियों को, वो क्या देखें? आधे तो हिंदुस्तान में शरण लिए पड़े हैं, आधे से ज्यादा तो हिंदुस्तान में आ जाते हैं। हिंदुस्तान कितनी मदद करता है नेपाल की, शुरू से अब तक करते ही चला आ रहा है। बताइए कब हिंदुस्तान ने मदद नहीं की नेपाल की? तब भी नहीं वो उभर पा रहा है। क्यों भाई? ऐसा क्या रीजन है? कब तक मदद करेंगे हम? कोई शरणार्थियों का देश थोड़ी है हिंदुस्तान जिसका मुंह उठाए चले आए इधर। चलिए ठीक, देश की समस्या अपने देश में रखो। चलिए ठीक है, आप जो कह रहे हैं कि यहाँ जो नेपाल की जो समस्या है, भारत में जो समस्या सीमावर्ती इलाकों पे खासतौर पे, वो नेपाल जनित है, या नेपाल को एक सुरक्षित चारागाह, एक सुरक्षित ठिकाना जो है आईएसआई ने बनाया है और वहाँ से अपने नापाक इरादों को भारत में फैला रहा है। और यही वजह है कि भारत नेपाल की सीमा पे डेमोग्राफी चेंज हो रही है, बहुत तेज़ी से वहाँ पर मस्जिदों की संख्या बढ़ रही है, बहुत तेज़ी से वहाँ पर मदरसों की संख्या बढ़ रही है, और बहुत तेज़ी से वहाँ पर मुस्लिम आबादी भी बढ़ रही है। और अभी जो गृह मंत्रालय की जो रिपोर्ट गई है, उस रिपोर्ट में 36% के हिसाब से वहाँ पर पिछले 10 वर्षों में जो है आबादी बढ़ी है, जबकि बाकी जो आबादी है वो केवल 15% के हिसाब से बढ़ी है। यह एक बड़ा चेंज है। और जो एसएसबी ने जो रिपोर्ट दी है, उत्तर प्रदेश और नेपाल से लगी हुई जो सीमा है उसको लेकर के एसएसबी ने जो रिपोर्ट दी है, उसके हिसाब से वहाँ पर मस्जिद और मदरसों की संख्या में 26% का इजाफा हुआ है, जो कि चिंता का विषय है। क्योंकि अचानक किसी भी क्षेत्र में इतनी बड़ी संख्या में मस्जिदों का बढ़ जाना और मदरसों का बढ़ जाना, यह कहीं ना कहीं इशारा करती है कि कहीं ना कहीं बाहर से साजिश हो रही है और कोई ना कोई गलत मंसूबे के साथ इसे डेवलप कर रहा है। हमारे साथ 2 और मेहमान जुड़ गए हैं, महेश अग्रवाल जी हैं, सुरेश गोयल जी हैं, पूर्व राजनयिक। दोनों मेहमानों का स्वागत है। और महेश अग्रवाल जी, मैं सबसे पहले इस चर्चा में आपको शामिल करना चाहूँगा। आपको भी जानकारी होगी कि जिस तरीके से नेपाल और भारत की सीमा से सटे जो गांव हैं नेपाल में, उनका इस्लामीकरण पूरी तरीके से हो गया। वहां पर 10 वर्षों से लगातार जो है मुस्लिम ही प्रधान चुना जा रहा है, क्योंकि डेमोग्राफी वहां पर साजिशन चेंज कर दिया गया है। वहां पर आबादी जो है वहां बढ़ा दी गई है, और अब वहां पर चुन के आते हैं वो मुसलमान ही चुन के आते हैं। हिंदुओं के घर से स्वास्तिक के चिन्ह मिटा दिए गए हैं, शुभ और लाभ जो लिखा हुआ था उसे मिटा करके 786 जो है लिख दिया गया है। क्या आपको लगता है कि नेपाल में यह जो भी डेवलपमेंट हो रहा है, ये भारत के लिए बड़ा खतरनाक है? नमस्कार सबों को। जो स्थिति है भारत नेपाल सीमा की, खास करके मैं नेपाल के विषय में बताऊंगा क्योंकि मैं सीमावर्ती शहर रक्सौल का निवासी हूँ जी। स्थिति जो बन रही है ये कोई आज नहीं बनी है, ये बहुत सुनियोजित ढंग से। अभी हमारे मेहताब उस्मानी साहब का मैं सुन रहा था,
उन्होंने कहा कि दिमाग में घुस गया है, हिंदुत्व लोगों के दिमाग में घुस गया। तो मैं एक बात बताना चाहूंगा उस्मानी साहब को कि साहब, हिंदुओं के तो नहीं घुसा, लेकिन इस्लाम धर्म को मानने वालों के दिमाग में इस्लाम पूरी तरह से घुसा हुआ है और पूरे विश्व के इस्लामीकरण की योजना के तहत पूरे विश्व में काम हो रहा है। आप हमें बताएं कि आज से 50 साल पहले तक भारत में मोहम्मद रफी भजन गाया करते थे, बड़े गुलाम अली साहब भजन गाते थे, कोई दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन हाल में एक महिला ने ओम नमः शिवाय का गीत गाया तो इन लोगों के यहाँ खलबली हो गई। बिल्कुल। तो समस्या यहाँ ये है कि जो इस्लामिक जो स्कॉलर हैं, जो इस्लाम की शिक्षा देते हैं, विश्व का एक ऐसा धर्म है जो ये कहता है और ये मानता है कि कुरान में ईमान जो नहीं रखता है वो काफिर है। अब काफिर की परिभाषा तो उस्मान साहब बताएंगे। तो नेपाल को टारगेट किया गया, पाकिस्तान जो है 3-3, 4-4 बार मुहकी खा गया और नेपाल को उसने अफगानिस्तान की तरह ट्रीट किया। जैसे अमेरिका ने अफगानिस्तान को अपना एक केंद्र मान के रसिया को डिस्टर्ब किया, तो मैं ऐसा सोचता हूं कि नेपाल को भी टारगेट किया गया है भारत के विरुद्ध। लेकिन एक बात इनको ये नहीं समझ में आती कि नेपाल के हिंदुओं को जिस दिन ये बात समझ में आएगी तो उनके हर घर में खुखरी होती है और खुखरी से जब जवाब मिलेगा इनके आतंक को तो इनको बड़ी भारी पड़ जाएगी वहां। अब रही बात कि नेपाल की जो आर्थिक स्थिति अभी कमजोर हुई है, तो वहां पर उसी तरह जिस तरह अफगानिस्तान में नारकोटिक्स का व्यापार बढ़ गया था, आज नेपाल उसी मुहाने पे खड़ा है, जो कि हमारे लिए बहुत ही चिंतनीय है। डेमोग्राफी का चेंज होना तो चिंता की बात है ही, और केवल मस्जिद और मदरसों की संख्या नेपाल की तरफ ही नहीं बढ़ी है, भारत की तरफ भी जितने भी सीमावर्ती जिले हैं, अगर उसका भारत सरकार अगर उसकी अगर सर्वे कराएंगे तो आपको ये पता लगेगा कि किस दर से और किस प्लानिंग नहीं, इसकी तो रिपोर्ट भी आ चुकी है महजी। इसकी तो गृह मंत्रालय में एक रिपोर्ट आई है, उसमें उन्होंने चिंता जताई है और 36% के हिसाब से तेजी से जनसंख्या सीमावर्ती इलाके में बढ़ रही है, इसके प्रति चिंता जताई गई है उस रिपोर्ट में। इसके अलावा जो एसएसबी ने जो रिपोर्ट दी है उसमें भी उन्होंने आगाह किया है सरकार को कि सीमावर्ती इलाके में मस्जिदों की और मदरसों की संख्या बढ़ रही है। हमारे साथ सुरेश गोयल जी है, पूर्व राजनयिक हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे। सुरेश जी, ये जो नेपाल की जो स्थिति है, एक बफर स्टेट है, चाइना और भारत के बीच में नेपाल एक बफर स्टेट है, लेकिन इसका इस्तेमाल जो है चाइना से ज़्यादा जो है पाकिस्तान कर रहा है और वहाँ पर अपने आतंकी ठिकाने को डेवलप कर रहा है और भारत पे हमले के लिए जो है सीमावर्ती इलाके में जो इस तरीके की गतिविधियाँ बढ़ रही है, जो मदरसों की संख्या बढ़ रही है, चाहे मस्जिदों की संख्या बढ़ रही है, चाहे आबादी बढ़ाया जा रहा है, डेमोग्राफी चेंज किया जा रहा है, क्या आपको लगता है कि नेपाल का इस्तेमाल जो है चीन और पाकिस्तान भारत के खिलाफ कर रहा है और भारत को कुछ जवाब नहीं दे पा रहा है? देखिए मुकेश जी, पहले तो मैं ये कहूंगा, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है जी जी। पहले तो मैं ये कहूंगा कि जब मेरे को बताया गया कि आज का जो डिस्कशन का विषय जी ये नेपाल के इलाके में जो मुस्लिम बाहुल्य इलाके बनते जा रहे हैं नेपाल में जी, उसके ऊपर है, तो मैंने सोचा था कि एक नेशनल सिक्योरिटी के तौर पर ये हमारा एक हक बनता है कि इसके बारे में, और हमारी जिम्मेदारी भी बनती है कि डिस्कस किया जाए। तो मैं रिपोर्ट देख रहा था, तो हो सकता है कि कहीं से रिपोर्ट पूरी नहीं हो, लेकिन जो मेरे सामने रिपोर्ट है ऑर्गेनाइजर की जी, उस रिपोर्ट के मुताबिक 32% मुस्लिम की पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है बॉर्डर रीजन में, लेकिन भारतीय साइड पर, नेपाली साइड का उन्होंने नाम नहीं लिया है। बहरहाल मैं खाली ये कह रहा हूं, नहीं वहां पर कुछ रिपोर्टर गए थे वहां पे, उन रिपोर्टरों की रिपोर्टर हमारे भी अपने वहां पे रिपोर्टर हैं, उन रिपोर्टर के रिपोर्ट के हिसाब से हमने ये रिपोर्ट तैयार की है, हो सकता है ऑर्गेनाइजर में ये नहीं हो। जी हाँ, मैं उसको ये इसलिए मैं कह रहा हूँ, तो मेरे पास रिपोर्ट जो मेरे सामने है वो पूरी रिपोर्ट नहीं है, मेरे पास रिपोर्ट ऑर्गेनाइजर की है, उसमें उनका किसी प्रणय कुमार जी का नाम भी लिया है। तो बहरहाल अब मैं नेपाल के संदर्भ में ये बात करता हूँ। ये जी पहली बात तो ये है कि किसी भी सीमावर्ती इलाके में अगर डेमोग्राफिक चेंज, अब मैं डेमोग्राफी में ये बोलता हूँ कि
चाहे मुसलमान हो या क्रिश्चियन हो या कोई दूसरा हो, हिंदू हो, जो भी हो, अगर सडनली एक डेमोग्राफिक बदलाव इतना आता है तो एक ये वो चिंता करने का और उसको स्टडी करने का विषय बन जाता है जी। क्योंकि इतनी तेजी से डेमोग्राफिक चेंज हमारी सिक्योरिटी के लिए, हमारी जो एक सुरक्षा के लिए बहुत गंभीर विषय बन जाता है, चैलेंज है जी। तो इसलिए अगर ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं कि नेपाल में, हमारे सीमावर्ती इलाकों में, नेपाल में इस तरह से डेमोग्राफिक चेंज आ रहा है तो उसके बारे में हमें चिंता करने की आवश्यकता भी है और उसका अध्ययन करने की जरूरत भी है। एक तो बात यह है। दूसरी बात यह है कि यही चिंता हमारे लिए अपनी सुरक्षा का विषय हो जाती है और नेपाल के लिए भी एक तरह से आंतरिक सुरक्षा का मामला बन जाता है। तो मेरा ख्याल है इस मामले में अगर भारत नेपाल से बात करके दिखता है कि ये सब जो मुस्लिम कहाँ से आ रहे हैं, अब नेपाल की तो पॉपुलेशन हो नहीं सकती है, वो बिल्कुल कहने कैसे माइग्रेंट हो गए या कहीं से इलीगल माइग्रेशन होगा, तो ये देखने की जरूरत है कि ये जो लोग हैं, जो डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, कहाँ से हो रहा है। मैं देखिए मैं बड़ा कॉन्शियसली बोल रहा हूँ जी, क्योंकि मैं विदेश नीति में एक तरह से जो रिलीजन का या धर्म का हस्तक्षेप मैं ठीक नहीं समझता हूँ, क्योंकि जो सुरक्षा की बात है वो सबके लिए होती है, बिल्कुल, चाहे हिंदू हो, मुसलमान, कोई भी हो, सबको देखना है वो। तो मेरा ख्याल है ये चिंता का विषय बन जाता है और इसके बारे में काफी अध्ययन करने की जरूरत भी है और ये देखना है कि इस चीज से हमारी सुरक्षा को कोई असर नहीं पहुंचे, उसके बारे में कदम उठाने की जरूरत है और एक पॉलिसी बनाने की जरूरत है ताकि हमारी सुरक्षा को खतरा ना पहुंचे। जी बिल्कुल। सुरेश जी, मैं आपसे आगे ही पूछा हूँ कि भारत सरकार को क्या करना है। बातचीत तो करने का एक है, लेकिन बातचीत में भारत की भूमिका क्या होनी चाहिए, भारत को क्या एक जो हमेशा जब ये भारत और नेपाल के बीच में इस तरीके की बातचीत होती है कि ये सुरक्षा के लिहाज से ठीक नहीं है, तो जो ओपन बॉर्डर है, करीब 3000 किलोमीटर की जो ओपन बॉर्डर है हमारी, वो एक बड़ा मसला बनता है और लोग बहुत बार ये सजेशन भी आया है कि इसको जो है बंद किया जाए, ये ओपन नहीं होना चाहिए, इसकी वजह से भी ये सारी चीज़ें होती है। लेकिन मुझे लगता है कि सीमा को अगर आप बांध भी देंगे, वहां पर अगर आपने दीवार भी खड़ी कर दी चीन की दीवार की तरह, तो पर भी ये चीज़ें रुकने वाली नहीं है, क्योंकि ये दीवार और सीमा से नहीं हो रहा है, ये जो है साजिशन हो रहा है। डेमोग्राफी अगर चेंज करा दे, वो दूसरे इलाके से आ जाएंगे, वो आपको पासपोर्ट लेकर के आ जाएंगे, तो उसका स्थायी हल क्या होना चाहिए। महेश जी से भी यही सवाल मैं पूछूंगा, उस्मानी जी से भी, और गोयल जी मैं आपके पास फिर उसके बाद आऊँगा। महेश जी, स्थायी उपाय क्या देखते हैं, आपका क्या होना चाहिए। सीमावर्ती क्षेत्रों का बाड़ लगाना और खतरनाक होगा भारत नेपाल के बीच में जी। ये जब तक सीमा खुली है और दोनों तरफ सीमाओं के लोगों के रिश्ते हैं, संपर्क है, आना जाना है, और पीछे में जो भी आतंकवादी सीमाओं पर पकड़े गए हैं, तो गांव के लोगों ने ही हमारे प्रशासन को मदद करके उनको पकड़वाने में मदद की है। जिस दिन आप ये बाड़ लगा देंगे, सीमा पर फेंसिंग कर देंगे, तो एक दुराव पैदा होगा और पड़ोसी राष्ट्र के जो गांव के रहने वाले लोग हैं वो हमें सुरक्षा नहीं दे पाएंगे। इसलिए ये तो कहना गलत है कि सीमा पर बाड़ लगाने से ही समस्या का निदान होगा। समस्या का निदान तभी होगा जब नेपाल की तरफ में बाहर से आए हुए इस्लाम जो डेमोग्राफी चेंज करने वाले लोग हैं उनको वो अगर नागरिकता न दें, क्योंकि नागरिकता देना वहां पर एक जटिल समस्या है, एक जटिल प्रक्रिया है। उस जटिल प्रक्रिया को भी ये लोग बड़ा आसान कर लेते हैं अपने पॉलिटिकल दबाव के कारण। तो नेपाल की सरकार से बात करके भारत सरकार को इन लोगों को, अगर वो आ भी गए हैं तो वहां पर लीगल सिटीजनशिप न मिले, इसकी व्यवस्था पर विचार करना चाहिए, जिससे कि उनको वोटिंग राइट न मिले, वो वोट न कर सकें। और अभी तो ये रोहिंग्या इतने आके बसे नेपाल में, मेरी जानकारी के हिसाब से 4 से 5 लाख रोहिंग्या आके बस चुके हैं नेपाल के अंदर, जो बांग्लादेश के रोहिंग्या हैं। तो ये समस्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और इसका एक ही निदान है कि नेपाल सरकार के जो अधिकारीगण हैं, वहां के जो राजनेता हैं, इस समस्या को वो समझ सकें। दूसरी बात है, नेपाल ने विगत 1000 वर्षों में भी कभी भी इन्वेजन को फेस नहीं किया है। वहां के लोग सीधे साधे हैं और इन्वेजन से और डेमोग्राफी चेंज का क्या बुरा असर होता है वहां के आम नागरिक इससे अछूते हैं, क्योंकि उनके शिक्षा में भी इसका अभाव रहा है, क्योंकि कभी उनके यहाँ ऐसी समस्या आई नहीं है विगत में। बिल्कुल। और हम लोग ये समस्या 1000-1200 वर्षों से झेल रहे हैं।
तो वहां की जनता को भी और वहां के राजनेताओं को भी एजुकेट करने की आवश्यकता है, और ये काम भारत सरकार ही कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। बिल्कुल, लेकिन जब नेपाल के सिस्टम में, जब नेपाल के सिस्टम में, वहां की सरकार में ही जब जिहादी घुसे पड़े हैं, तो आप कहां कहां रोकेंगे और किस किस जगह आप फिल्टर लगाएंगे, कहां कहां चेक करेंगे? ये तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि विनय जी से भी बात हो रही थी, विनय जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वो बता रहे थे कि किस तरीके से वहां पर मुस्लिम आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो किस तरीके से जिहादियों को सपोर्ट करते हैं और किस तरीके से डेमोग्राफी चेंज करने की प्लानिंग का वो एक हिस्सा बन करके वहां पर काम कर रहे हैं। विनय जी, जरा अपना अनुभव बताएं इस मुद्दे पर, जिस तरीके से डेमोग्राफी चेंज हो रही है और नेपाल के कुछ गाँवों को, हिंदू गाँवों को खासतौर पर जिस तरीके से स्वास्तिक के चिन्ह को, शुभ लाभ के चिन्ह को मिटा करके 786 लिख दिया गया है, क्या है पूरा मसला? विनय जी। जी विनय जी बताएं। विनय जी आवाज आ रही है आपको? मुझे लग रहा है विनय जी से हमारी आवाज उन्हें नहीं पहुंच रही है। मेहताब उस्मानी, आप कुछ सुझाव देना चाहेंगे कैसे इस समस्या का निदान हो, कैसे रोक सकते हैं आप इसको? देखिए, मेरे हिसाब से तो है कि हिंदुस्तान की सरकार को आर्मी भेज के उनको मरवा देना चाहिए, जितने मुसलमान वहाँ बसे हैं जाके। तो इसके अलावा कोई स्थायी इलाज नहीं। जिस तरीके की आप लोगों की मानसिकता हो गई है ना, हर वक्त मुसलमान, और 57 कंट्री जो है उनको भी इंडियन आर्मी भेज के खत्म करा देना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों को तो मुसलमान से चिड़ है। देखिए, मुसलमानों से चिड़ नहीं है, उस सोच से चिड़ है, जिस सोच को दिमाग में रख करके आप ये बात कह रहे हैं ना, वो उस सोच से चिड़ है लोगों को, और उस सोच को मारना बहुत जरूरी है। सीमावर्ती इलाकों में जो मुस्लिम है, आपका क्या उन्होंने हर्ज किया है? अरे हमारा क्या हर्ज किया? हमारे वो यहाँ पे रह रहे हैं तो हमारा हक मार रहे हैं ना, भारत की जनता का हक मार रहे हैं ना। अगर वो भारत के संसाधन का, सरकार की योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं, तो जिनको मिलना चाहिए उनको नहीं मिल रहा है ना। जो रियल हकदार है उसके उनको नहीं मिल रहा है, और उनके हक को अगर वहां पर कोई मुसलमान जो कि घुसपैठिए है अगर वो खा रहा है तो वो कैसा नहीं होगा, हमारे देश का हक मार रहा है? कैसे आपको ये समस्या नहीं लगती उस्मानी? और यही दिक्कत है, इसीलिए आप घुसपैठियों को अपने घर में घुसाते हो, अपने घर में पाल के रखते हो, और इसीलिए समस्या आपको समस्या नहीं लगती है। सरकार है ना आपको उस्मानी, आपको लगता है कि अभी जो है ना बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत है, रिसर्च करने की जरूरत है, या तो आप चीजों को बिल्कुल नहीं समझते हो, या आप जो है आपकी सोच जो है उसी जिहादी लोगों से मिलती है। आपका क्या मतलब है? क्या आपका क्या मतलब है दूसरे देश की समस्या यहाँ घुसाना? अरे दूसरे देश की समस्या जब हमारे सीमा पार से आकर के भारत की डेमोग्राफी को जब चेंज करेगा तो कौन सोचेगा उसके बारे में? आप सोचोगे उसके बारे में? हिंदुस्तान में नहीं है सर, वो कौन? अरे नेपाल में है वो। आप लगता है कि आप रहते हो, शरीर आपका यहाँ रहता है, लगता है दिमाग आपका पाकिस्तान में छोड़ के आए हो, इसीलिए आप सुन नहीं रहे। लोग क्या बोल रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, समस्या क्या चल रही है, चर्चा क्या चल रही है, आपके दिमाग में घुस नहीं रहा है कुछ। विनय जी की आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, जवाब दें। ठीक है उस्मानी जी, सुन लीजिए विनय जी को। जी, नेपाल में विगत कई सालों से इस्लामिक गतिविधि जिस तरह से बढ़ रहे हैं, और नेपाल के मुस्लिमों को जो कट्टरवाद के तरफ प्रशिक्षण वगैरह विदेशों से मौलानों को ला करके कट्टरवाद के तरफ, जिहाद के तरफ ढकेलने का जो काम शुरू हुआ है, इससे नेपाल के राष्ट्रीयता, नेपाल की संस्कृति और नेपाल की जो शांति सुरक्षा है उसमें आने वाले समय में बहुत बड़ा चुनौती ये होने वाला है। और ये सिर्फ नेपाल का चुनौती नहीं है, नेपाल और भारत, क्योंकि दोनों का सीमा जुड़ा हुआ है, दोनों देश में एक दूसरे का असर का, एक दूसरे के प्रभाव पड़ता है, इसलिए ये दोनों देशों की चिंता का विषय है। क्योंकि नेपाल में अगर शांति मचती है, नेपाल में जिहादियों से आतंक मचता है, तो इससे अछूता भारत भी नहीं रहेगा, भारत का सीमा भी नहीं रहेगा। इसीलिए नेपाल में जो जिहादी गतिविधि बढ़ रहे हैं, विदेशों से मौलाने आकर के यहाँ के मस्जिदों में, यहाँ के मदरसों में जो प्रशिक्षण दे रहे हैं कट्टरवाद का, उसके कारण से नेपाल के जो सीधे साधे मुस्लिम हमारे भाई थे वह भी आज कट्टरवाद और जिहाद की बात कर रहे हैं, सर तन से जुदा का बात नारा लगा रहे हैं। यह एक बिल्कुल ये एक नया डेवलपमेंट है, पहले नेपाल में इस तरीके की बात नहीं आई। एक चीज और मैं पूछूंगा जी, एक चीज और मैं 2011 की अगर जनगणना की बात करें तो वहां पर केवल 4.8% जो है मुस्लिम आबादी थी, और जो हिंदू आबादी है करीब 80% के आसपास थी। अभी 2021 में जो जनगणना हुई है उसकी रिपोर्ट हालांकि अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई है। क्या आपको लगता है कि मुस्लिम आबादी कितनी होनी चाहिए अभी
11 साल हो गए, 10 साल के बाद जनगणना होती है, 10 साल के बाद जो है उसकी रिपोर्ट की कोई जानकारी है आपके पास? आधिकारिक तौर पे मुसलमानों की संख्या क्या है नेपाल में? विनय जी, लगता है आवाज़ फिर से आपको नहीं मिल रही है। मैं वापस सुरेश गोयल जी के पास जाना चाहूँगा। गोयल जी, ये जो अभी आपसे चर्चा हो रही थी कि सरकार को बात करनी पड़ेगी, सरकार के लेवल से, नेपाल की सरकार से, बात का मसौदा क्या हो, किस मुद्दे पे बात करें? केवल घुसपैठ पे बात करें? मान लीजिए घुसपैठ पे कोई बात हो भी गई, लेकिन नेपाल के भीतर में अगर इस तरीके की बातें चल रही, जैसा कि अभी विनय जी भी बताया और हमारे पास भी रिपोर्ट है कि भारत से ही मौलाना जा रहे हैं वहाँ पर, और वहाँ के भोले भाले मुसलमानों को जो है उनको कट्टरपंथी का पाठ पढ़ाया जा रहा है, उनको कट्टर बनाया जा रहा है, भारत के खिलाफ खड़ा किया जा रहा है, और उनका इस्तेमाल भारत में आतंकवादी गतिविधियों में किया जा रहा है, डेमोग्राफी को चेंज कराने में किया जा रहा है। इसके लिए क्या मसौदा होना चाहिए, क्या बातचीत होना चाहिए, क्या सुझाव हैं आपके? देखिए, पहली बात तो अभी जब शुरू में इसी सवाल के ऊपर जी महेश अग्रवाल जी बोल रहे थे और मैं महेश जी की बात को बहुत अहमियत दूंगा जी, क्योंकि उन्होंने पहले बताया था कि वो सीमावर्ती इलाके से के ही रहने वाले हैं जी। तो जो नेपाल के बारे में और जो हमारे नेपाल और हिंदुस्तान के जो संबंध है उसके बारे में जितना अच्छा उनको अंदाजा होगा या ज्ञान होगा, किसी और को होना बहुत मुश्किल है। तो उनकी बात को मैं बहुत अहमियत देता हूं जी। और बहुत अच्छी बात कही है उन्होंने कि बाढ़ लगाने से दुराव बढ़ेगा ही दोनों देशों के लोगों के बीच में, समस्या हल नहीं होगी। बिल्कुल, समस्या हल तभी होगी जब भारत और नेपाल की सरकारें और भारत और नेपाल के लोग आपस में मिलकर के जो उनके बीच में संबंध रहे हैं, एक सांस्कृतिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर जो संबंध रहे, सोशियोलॉजिकल तौर पर, कि वो जो संबंध रहे हैं वो संबंधों को एक नई दिशा दी जाए, उसको आगे बढ़ावा दिया जाए। तो पहली बात तो ये है कि दोनों ही सरकार को खाली एक ही मुद्दे पर नहीं, सारे ही मुद्दों उनके जो बीच में अब बन गए हैं पहले से जी, उनके बारे में बातचीत करनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 चीज ये कि हमें सोचना पड़ेगा और बड़ी गहनता से सोचना पड़ेगा कि ये वही नेपाल है जिसके बारे में हम बोलते हैं रोटी बेटी का रिश्ता है, जहाँ के जितने भी किंग्स रहे हैं उनकी जो शादियां हुई हैं यहाँ पर, उनके जो लोगों की शादियां हुई हैं वो भारत के बिहार में, उत्तराखंड में, यूपी में, वहां पर शादियां हुई हैं। हमारी फैमिली से भी बहुत सारे लोग हैं जिनकी शादी नेपाल में हुई है, नेपाल के बहुत लोगों की शादी हमारे यहाँ हुई है। जी, तो उसमें ये देखना पड़ेगा कि ऐसा बदलाव क्यों आया कि हम रोटी बेटी का रिश्ता भूल करके आपस में एक दूसरे को कह रहे हैं कि तुम हमारी सुरक्षा में खतरा बन रहे हो, यहाँ से मौलाना आ जा रहे हैं, आपके यहाँ ये मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ रही है। ये नेपाल वही है जो भारत की सुरक्षा के लिए, आपने याद कीजिए गोरखाली लोग वहां से, बिल्कुल, कितने लोग हैं हमारी सेना में। बिल्कुल, हमारे यहाँ गोरखा रेजिमेंट है। जी बिल्कुल। तो मैं ये कहूंगा कि दोनों सरकारों को मिलकर के आपस में बैठ करके पूरे तौर पर, गहन तौर पर बातचीत करनी पड़ेगी, क्योंकि कोई भी पड़ोसी देश जब तक हमारी सुरक्षा में बाधा रहेगा, हमें बाकी सब जगह से परेशानी होती रहेगी। तो नेपाल से भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इन सभी को हमें साथ में लेने की जरूरत है, खासतौर पर नेपाल को, जहां पर चीन का असर बढ़ता चला जा रहा है। जी, मैं काफी ज्यादा बोल गया हूँ। नहीं, बिल्कुल, आप बहुत अच्छा, लोग हमारे जो दर्शक सुन रहे हैं वो आपकी बात को पसंद भी कर रहे हैं, हमारे पास लाइव आंकड़ा भी आता रहता है, इस आधार पर मैं बोल रहा हूँ। महेश जी, क्या आपको लगता है कि ये जो चेंज जो अभी सुरेश गोयल साहब बता रहे थे, क्या आपको लगता है ये जो चेंज है ये पॉलिटिकल चेंज किए बिना ये संभव नहीं है? क्या आपको लगता है नेपाल में जो अभी पॉलिटिकल पार्टी जो है, जो कि सत्ता में है, जो कि पावर में है, वही इस समस्या की मूल जड़ में है? साहब, ये संख्या का गेम है जी। सबको वोट चाहिए, चाहे वो नेपाल का राजनीति करने वाला हो या भारत का राजनीति करने वाला हो। वोटर चाहे वो आसमान से आए, पाकिस्तान से आए, अफगानिस्तान से आए, अगर वोटर लिस्ट में नाम चढ़ गया उनको वोटर चाहिए। उनको न राष्ट्र से मतलब है न धर्म से मतलब है। इसमें एक सामाजिक आंदोलन की आवश्यकता है। और सबसे बड़ा खतरा तो अभी आपने उसकी चर्चा नहीं की जी, चिकन नेक, जो भारत और बांग्लादेश और नेपाल के पास की जो समस्या है उसको अधिक एड्रेस करने की आवश्यकता है। वो 60-62 किलोमीटर की एक पट्टी है जो भारत और नेपाल के बीच में, बांग्लादेश और वही बगल में बांग्लादेश भी है। और अगर नक्शे को देखिए आप, वहां पे मेघालय है और आसाम है। सारी सीमाओं पर डेमोग्राफी चेंज की गई है, हर एक स्टेट की सीमाओं पर डेमोग्राफी चेंज है।
किशनगंज के इलाके में एक एक गांव में 90%, 85% लोग हैं। और मैं तो ये कहता हूं, उस्मानी साहब जो बैठे हुए हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं, 10 घर अगर मुसलमान 90 हिंदुओं के बीच में है वो सुरक्षित है, लेकिन 40 घर जहां मुसलमान के हो गए हैं और वहां पर 60% अगर हिंदू हैं तो अपने धर्म को नहीं सही ढंग से वो पूजा पाठ कर सकते हैं, इतना दबाव बना देते हैं। मुसलमान से क्या घृणा है? कोई घृणा नहीं है। आज मुसलमान गायक अगर हिंदू का कोई अगर गीत गाता है तो ये सर तन से जुदा की बात करते हैं। ये क्या बना दिया इन लोगों ने पूरे भारतवर्ष को और नेपाल को। यही बड़े गुलाम अली साहब थे, जब राधा और कृष्ण को गाते थे तो आंख से आंसू चूते थे उनके। मोहम्मद रफी साहब ने कितना गीत गाया होगा रामायण का और गीता का और आज कृष्ण अगर का। होते तो ये तो उनके खिलाफ भी जो है वो फतवा निकाल दिए होते, वो फतवा निकाल देते। क्या कर दिया ये। तो ये इनको समझना होगा कि हम कहाँ गलत हैं।